बिहार न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तेजी से हो रहा है, तो उधर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। क्या है बिहार में मौजूदा वक्त में राजनीतिक दांवपेच, करेंगे इस खबर पर आज हम सियासी तौर पर मेहमानों से विस्तार से चर्चा। बताएंगे खबर कि नक्सल मुक्त भारत अभियान को कैसे मिल रही है सफलता। होगी बात दीपावली पर दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे चलाने पर मिली सुप्रीम कोर्ट की अनुमति की भी। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार के सियासी संग्राम में नामांकन का काम तेज। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय से तो तेजस्वी यादव ने राघोपुर से भरा पर्चा। बीजेपी की नई सूची में लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट। जेडीयू और एलजेपी ने भी जारी की अपनी अपनी सूची। बिहार में दोनों गठबंधनों में अब भी जारी है गुणा भाग। दिल्ली में अमित शाह से मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा बोले, एनडीए में सब ठीक। पहले चरण के नामांकन में अब केवल 2 दिन बाकी, लेकिन महागठबंधन में अब भी नहीं हो सका है सीटों का बंटवारा। दीपावली से पहले दिल्ली एनसीआर को सुप्रीम कोर्ट से मिली खुशखबरी। अदालत ने पटाखों पर पूर्ण पाबंदी के अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की दी सशर्त अनुमति। 18 से 20 अक्टूबर तक हो सकेगी बिक्री। 19 और 20 अक्टूबर को जल सकेंगे पटाखे। नक्सल मुक्त भारत की दिशा में बड़ी कामयाबी। करीब 24 घंटे में 140 नक्सलियों ने डाले हथियार। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 61, छत्तीसगढ़ के कांकेर में 50 और सुकमा में 27 नक्सलियों ने किया सरेंडर। देश में नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या घटकर रह गई महज 3। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर बढ़ा तनाव। पाकिस्तानी सेना का कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में हमला, 12 आम नागरिकों की मौत। अफगानिस्तान सैनिकों की जवाबी कार्रवाई, करीब 6 पाक सैनिकों के मारे जाने का दावा। सुर्खियों के बाद वे खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। और पहले बात बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत लगातार गरमाई हुई दिखाई पड़ रही है। एक और एनडीए के सहयोगी दल अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रहे हैं, तो उधर महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला ही अभी तक तय नहीं हो पाया है। बीजेपी जेडीयू के कई दिग्गज उम्मीदवारों ने आज पर्चा भरा, तो लिस्ट जारी होने से पहले ही तेजस्वी यादव ने भी आरजेडी की ओर से राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आज बीजेपी ने 12 और नामों का ऐलान किया, तो जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है। सीट बंटवारे और प्रत्याशियों के ऐलान के मोर्चे पर एनडीए ने फिलहाल महागठबंधन पर बढ़त बना ली है, जबकि महागठबंधन में खींचतान लगातार सुर्खियां बन रहा है। बिहार के सियासी संग्राम में नामांकन का काम तेज। महागठबंधन में अब भी फंसा सीट बंटवारों का पेंच। जारी है सीटों का गुणा भाग। गठबंधन सहयोगियों के अपने अपने राग। बिहार के सियासी संग्राम में दोनों गठबंधन भले ही अब तक सीट बंटवारे और सीटों पर फैसला न ले पाए हों, लेकिन इन सब के बीच नामांकन का काम तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। उनके नामांकन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के नामांकन में भाग लिया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा और माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नजर आया। विजय सिन्हा का दावा है कि भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों के बल पर जनता एक बार फिर उन्हें मौका देगी। बिहार लोकतंत्र की धरती है, ये जात से ऊपर होता है। और आप कई बार उदाहरण पेश किया है। 2010 में 2/3 से ऊपर बहुमत एनडीए गठबंधन को आया, वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। वहीं वैशाली के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने हाजीपुर में नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर लालू यादव एवं राबड़ी देवी के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे।
हमारी सरकार बनने जा रही है और कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार में एक नौकरी, सरकारी नौकरी ना हो। यानी जिन परिवारों के पास बिहार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार को तेजस्वी और हमारी सरकार एक नौकरी, सरकारी नौकरी दिलवाने का काम करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है राघोपुर की जनता इस संकल्प को पूरा करने में उनका पूरा योगदान होगा। इन सब के बीच बीजेपी ने बिहार के लिए 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। गायिका मैथिली ठाकुर अलीनगर सीट से और पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा बक्सर सीट से चुनाव लड़ेंगे। पहली सूची में बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। बीजेपी ने अभी तक कुल 83 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इस बीच जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची के मुताबिक आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि मधेपुरा से कविता शाह और सोनबरसा से रत्नेश सदा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा मंत्री श्रवण कुमार को एक बार फिर नालंदा से टिकट थमाया गया है, तो अनंत सिंह मोकामा से चुनावी मैदान में होंगे। पूर्व मंत्री श्याम रजक को फुलवारी से प्रत्याशी बनाया गया है। एनडीए ने रविवार को सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी। इस बंटवारे के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 29 सीट मिली है। कुशवाहा और हमको 6 सीटें मिली हैं। हालांकि सीट बंटवारे और सीटों के नाम को लेकर एनडीए में घमासान मचा है। नाराज कुशवाहा दिल्ली पहुंचे और बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि कुशवाहा को मना लिया गया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि गठबंधन में सब ठीक है। हम लोगों ने उम्मीदवार की सूची भी जारी कर दी है और जो बचा हुआ उम्मीदवार का सूची है वो भी जारी होगा। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और किसी तरह का कोई समस्या भी नहीं है। एनडीए ने चुनाव प्रचार में भी, उम्मीदवारों के चयन में भी, गठबंधन को कंप्लीट करने में भी बढ़त ले ली है। इंडी गठबंधन अभी पीछे। वहीं महागठबंधन में भी सीट बंटवारे का पेंच फंसा हुआ है। पहले चरण के नामांकन के काम में अब जबकि केवल 2 दिन बचे हैं, महागठबंधन में सीट बंटवारा ही नहीं हो सका है। हालांकि दावा है कि सब कुछ ठीक है और जल्द ऐलान होगा। कुछ सीट छोड़ करके जो बात हो रही है आप हमारे महागठबंधन में उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो ठीक है, तो मतलब तय हो सकता है 2-3 आदमी 2-3 सीट आगे पीछे हो जाए। सबके बीच में सौहार्दपूर्ण तरीके से सम्मान पूर्वक सीटों का समझौता हो चुका है। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए और बहुत जल्द इसकी घोषणा होगी। हालत यह है कि महागठबंधन में सीट बंटवारा भले ही न हुआ हो, लेकिन आरजेडी और लेफ्ट के उम्मीदवारों ने पर्चा भरने का काम भी शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर दोनों गठबंधनों में अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। पटना से आलोक और मधुरेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार में सियासी घमासान लगातार बना हुआ है और विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में होना है। नामांकन की प्रक्रिया भी दोनों चरण की शुरू हो चुकी है और पहले दौर का जो नामांकन है वो एक तरीके से उसको 17 तारीख उसकी आखिरी तारीख है, लेकिन उससे पहले महागठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ है। इस तमाम महत्वपूर्ण विषय पर आगे करेंगे चर्चा, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ।
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बिहार की खबर पर चर्चा करें उससे पहले एक और खबर से आपको रूबरू कराते हैं। दिल्ली के लोग अब दीपावली पर ग्रीन पटाखे चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने पुराने फैसले में संशोधन करते हुए पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के अपने पुराने फैसले में बदलाव कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश VR गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने ग्रीन पटाखे चलाने की सशर्त एक प्रकार से अनुमति दी है। इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार और आम लोगों में खुशी जाहिर की गई है। तो दिल्ली के जो पटाखा व्यापारी हैं वो भी अपने तरीके से इस पर संतोष जता रहे हैं, क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हर प्रकार के पटाखे पर दिल्ली NCR में प्रतिबंध लगा दिया था। उसकी बड़ी वजह थी प्रदूषण की वजह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होता था। उसके बाद से लगातार कई बार मामले कोर्ट तक पहुंचे हैं, लेकिन आज मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने इस बात को माना कि एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। उसके चलते ग्रीन पटाखों की सशर्त एक तरीके से उन्होंने बिक्री की बात कही है। साथ ही साथ जो तमाम एजेंसियां हैं जो ये तय करती हैं कि आखिर क्या प्रदूषण बढ़ा, कितना प्रदूषण बढ़ा, उसका जो नापने की, पैमाना तय करने की उसकी जो पूरी प्रक्रिया, उसके आंकड़े भी मांगे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि आखिर जब ग्रीन पटाखों को सशर्त आगे चलाने की अनुमति अगर दी गई है तो उसका फर्क कितना पड़ा, क्योंकि ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर पटाखों से कितना अंतर पड़ता है और ग्रीन क्रैकर्स की अगर अनुमति दी गई है तो उसका असर कितना हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं मौसम में बदलाव के चलते दिल्ली NCR में कई बार एयर लॉक की स्थिति हो जाती है और पंजाब हरियाणा की तरफ से पराली जलाने की घटनाएं भी सामने आती, जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में एक प्रदूषण की समस्या शुरू हो जाती, जिसके चलते ये अपने आप में दिक्कतें पैदा होती हैं। हम जानते हैं क्योंकि कल ही दिल्ली NCR में ग्रैब 1 एक तरीके से लागू हो चुका है। लेकिन आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR के लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में पटाखों पर पूर्ण पाबंदी के अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की सशर्त अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश VR गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने यह अहम आदेश सुनाया। कोर्ट ने कहा कि परंपरागत पटाखों की तुलना में ग्रीन पटाखे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए सीमित और नियंत्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। CJI VR गवई ने कहा कि अदालत ने इस मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर विचार किया है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की भी चिंताएं हैं। पारंपरिक पटाखों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिससे प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता है, इसलिए अदालत को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि जब पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था तो कोविड काल को छोड़कर वायु गुणवत्ता में बहुत बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला। वहीं पिछले 6 वर्षों में ग्रीन पटाखों के आने से प्रदूषण के स्तर में काफी कमी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक इंटरिम डिसीजन दिया है इन द MC मेहता मैटर, जिसमें ग्रीन क्रैकर्स की सेल अलाउ करी है दिल्ली NCR में। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, क्योंकि टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन है। सुबह 6 से 7 बजे, शाम को 8 से 10 बजे, इस दौरान ही लोग क्रैकर्स यूज़ कर सकते हैं। और उसके सिवा कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट बात ये बोली है कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही अलाउड हो। इनमें एमिशन जो लेवल्स हैं वो बहुत कम होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया। दीज आर ऑल नीरी सर्टिफाइड एंड अप्रूव्ड। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लगाई हैं। पटाखों की बिक्री 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ही होगी, जबकि इस्तेमाल दिवाली और उससे एक दिन पहले यानी 19 और 20 अक्टूबर को हो सकेगा। ये बिक्री केवल QR कोड वाले ग्रीन पटाखों की ही होगी। ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की है। ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। NEERI और पेसो एजेंसी द्वारा अधिकृत ग्रीन पटाखे और लाइसेंस धारक ही कुछ निश्चित स्थानों से ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री कर सकेंगे।
पुलिस अधिकारी गश्ती दल बनाएंगे जो ये सुनिश्चित करेंगे कि बाजार में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बिकें। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी और नोटिस जारी किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि ई कॉमर्स वेबसाइटों जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट आदि पर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। दिल्ली एनसीआर के लोग फैसले से खुश हैं। बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है। हर साल बच्चे बहुत बंदी दीपावली मनाते हैं, इस साल खुशियों से भरा त्योहार है, बच्चे बहुत खुश है। बहुत बढ़िया ऑर्डर दिया है, बहुत बढ़िया लगा। हमें कई सालों से दिवाली सुनी हो रही थी, तो इस बार अच्छी दिवाली मनाई जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। उन्होंने हमारे भारतीयों का ये दिवाली पर्व ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में के लिए उन्होंने परमिशन दी है 3 दिन की, ये हम इसका स्वागत करते हैं। दिल्ली सरकार ने कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि लोग पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए ग्रीन पटाखों का आनंद लेंगे। दीपावली का महापर्व शायद इन पटाखों की स्वीकृति के बिना सूना रह जाता, हमारे बच्चे उदास हो जाते, परंतु आज आपने ये स्वीकृति दे करके हमें बहुत ही एक खुशी प्रदान की है और हम पर्यावरण और परंपरा को एक साथ चलाते हुए पूरी तरीके से सजग रहेंगे और पर्यावरण का ध्यान भी रखेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब ग्रीन पटाखों की इजाजत दी गई है। ग्रीन पटाखे कम हानिकारक होते हैं, कम CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इनमें हानिकारक गैस भी 30% से 40% तक कम होती है। इसमें शोर भी कम होता है। सामान्य पटाखे जहां 160 डेसिबल का शोर करते हैं, तो वहीं ग्रीन पटाखे 110 से 125 डेसिबल का शोर करते हैं। कोर्ट ने CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि वो 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता के आंकड़ों को कोर्ट को सौंपे। दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो दिल्ली एनसीआर में ग्रीन क्रैकर्स की धूम दिखाई पड़ेगी, लेकिन बिहार में किस प्रकार की सियासी धूम है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है, वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच देके बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? ये जो गिनोह तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तुम्हारे घर वालों का काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? मतलब जैसे तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, हाँ। तुम फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सपाचट। बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए हैं भैया। जो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। अगले साल मार्च तक देश के नक्सल मुक्त बनाने के अभियान को आज बड़ी सफलता मिली है। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 50 लाख के इनामी नक्सली भी शामिल है। बीते करीब 24 घंटे में 140 के आसपास नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें कई टॉप कमांडर और महिला नक्सली भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 27 नक्सलियों, तो कांकेर में 50 माओवादियों, तो उधर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलवाद को करारा झटका। सुकमा में 27 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों ने डाले हथियार। कांकेर में 50 नक्सलियों का आत्मसमर्पण।
नक्सल मुक्त भारत अभियान को लगातार सफलता मिल रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 50 लाख के इनामी सहित 27 नक्सलियों ने मानवता की राह पकड़ी और आत्मसमर्पण किया। कांकेर में 50 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक पिछले 24 घंटे के भीतर करीब 140 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। महाराष्ट्र में नक्सल आंदोलन के बड़े नेता भूपति समेत 61 नक्सलवादियों ने हथियार समेत गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला और अधीक्षक नीलोत्पल समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। हाल के वक्त में यह सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर माना जा रहा है। जो महाराष्ट्र नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक माना जाता था, वहां अब सिर्फ उंगलियों पर गिनी जाने वाली संख्या में नक्सलवादी रह गए हैं। सबने देखा किस प्रकार से हमने माओवादियों का आत्मसमर्पण किया, किस प्रकार से उनको घर और नौकरियां दी। आज 50-50 हजार रुपए की तनख्वाह पर वो नौकरी कर पा रहे, तो एक विश्वास उनके मन में तैयार हुआ कि ये केवल भाषण में देश की मुख्य धारा में लाने की बात नहीं करता है, महाराष्ट्र में देश की मुख्य धारा में लाने का काम हुआ है। सुकमा में सरेंडर करने वालों में PLGA बटालियन नंबर 1 के 2 कुख्यात हार्डकोर माओवादी भी शामिल हैं। इसमें कुल 10 महिलाएं और 17 पुरुष हैं, जिन्होंने वर्षों तक जंगलों में हिंसा का रास्ता अपनाया था। वहीं इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोयली बेड़ा में 32 महिला नक्सलियों समेत 50 माओवादियों ने BSF कैंप में आत्मसमर्पण किया। इनमें उत्तर बस्तर के कुख्यात नक्सली लीडर राजू सलाम और राजमंद शामिल हैं, जिन पर 25-25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मोदी सरकार के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प की दिशा में देश ने एक बड़ी छलांग लगाई है। अब नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या घटकर सिर्फ 3 रह गई है। वहीं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित जिलों की संख्या भी 18 से घटकर 11 हो गई है। इस साल सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी ऑपरेशनल सफलता मिली है। अब तक 312 नक्सली मारे गए, 836 गिरफ्तार किए गए और 1639 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और एक बार फिर से आज की हम बड़ी खबर पे लौटते हैं, क्योंकि बिहार में सियासी पारा लगातार बढ़ा हुआ है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, और किस प्रकार से आज दिन भर सियासी हलचल होती रही, इस खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। एनडीए में नामांकन तेज, महागठबंधन में फंसा पेच, क्योंकि लगातार एनडीए खेमे से सीट शेयरिंग के फार्मूला तय होने के बाद में लिस्ट जारी हो रही है प्रत्याशी उम्मीदवारों की, लेकिन महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में है। हमारे साथ में आरजू खान है, प्रवक्ता आरजेडी के, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत जल्दी बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों का फिलहाल स्वागत है। आरजू जी, अक्सर हम आप लोगों आपसे बात करते रहते हैं और आप लोग कहते हैं बहुत जल्दी सब कुछ तय होने वाला है। आपसे 2 दिन पहले भी लगातार बात हो रही थी। आज फिर वही सवाल रिपीट कर रहा हूं कि आखिर महागठबंधन में पेच फंसा कहाँ है? अब तो तेजस्वी जी पर्चा भी भर आए हैं, बाकी प्रत्याशी भी चाह रहे हैं संभावित कि साहब हमें भी तय कर दीजिए और हम भी जाएं पर्चा भर के जनता के बीच में। कहाँ पे दिक्कत आ रही है महागठबंधन में? जी, मैं आपको तो पहले क्लियर कर दूं कि कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं। बहुत जल्द हो सकता है कि कुछ ही घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। कहीं कोई पेच नहीं है। जब बिहार इतना बड़ा प्रदेश है और जिस तरीके से अशिक्षा है, जिस तरीके से भूखमरी है, जिस तरीके से बेरोजगारी है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने एक मुहिम छेड़ रखा है एनडीए समर्थित सरकार के मंत्रियों को खदेड़ना और उनसे सवाल का जवाब तलब करना, उसके बाद तो जाहिर सी बात है ना, एक एक सीटों को लेकर हम मंथन करेंगे और जब मंथन हम करेंगे तो इस तरीके की बातें होंगी। थोड़ा सा वक्त लगेगा आरजू जी, लेकिन 17 तारीख पहले चरण के नामांकन की आखिरी है और आज हम 15 की रात में आपसे बात कर रहे हैं। महज एक 16 का दिन बचा है, तो क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा? क्यों नहीं एक असमंजस की बात को लेकर आप लोगों के बीच खींचतान की चर्चा बनेगी? सर, आपकी फिक्र जायज है, हम भी उस पर फिक्र कर रहे हैं। सर, आपको भी फिक्र सबसे ज्यादा होनी चाहिए सर। नहीं, हमको है, आप कहीं आपसे ज्यादा है, क्योंकि हम इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, इस लोकतंत्र का हिस्सा है।
तो हमको भी पता है कि 17 तारीख को ये सारी चीजें होने वाली है। बहुत पहले हो, मैंने कहा ना कि हो सकता है कुछ घंटों के बाद ही आपको टीवी स्क्रीन पे चल जाए, पता चल जाए जी। तो आप घबराइए मत, ठीक परेशान है, मत। कुछ घंटे का भी जिक्र कर रहे हैं, हाँ कुछ घंटे का जिक्र भी कर रहे हैं। आरजू जी एक चीज और कि तेजस्वी जी ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है और अभी लिस्ट शेयरिंग हुई नहीं है, सीट शेयरिंग का फार्मूला भी पूरा नहीं हुआ। इसके पीछे ये क्या वजह है? मतलब क्या वो भी इंतजार कर सकते थे? उन्होंने क्यों पर्चा भरा, उसकी क्या कारण है? आप थोड़ा सा ईमानदारी दिखाइए पत्रकार महोदय जी। दोनों ही गठबंधन जो आप देख रहे हैं, जो बिहार में मूल गठबंधन है, उन लोगों का तो सीट शेयरिंग किसी का फार्मूला तय नहीं है, लेकिन सिंबल्स तो सबको दिए जा रहे हैं। हमारे अंदर भी 35 से 45-50 के करीब हम लोगों ने सिंबल्स दे दिए हैं, इसीलिए कि आप जाइए चुनाव की तैयारी कर दीजिए, जो चीजें प्रक्रिया है उससे आप एकदम फ्री हो जाइए। तेजस्वी जी ने तो कई लोगों से वापस भी लिए थे सर, तेजस्वी जी ने तो कई लोगों से वापस भी लिए थे दिल्ली से जब लौट के आए थे उस दिन। नहीं, हम वो कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उस इश्यूज की वजह से वो सारी चीजें हुई थी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। फिर उनको दोबारा सिंबल्स भी देना पड़ा। अच्छा, ये भी चीजें आपने देखी होंगी। फिर वो सारे लोग सिंबल्स लेके गए भी हैं, तो इससे कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई घबराहट की बात अच्छा, कोई आंकड़ा आप साझा करना चाहेंगे कि आरजेडी के आज तेजस्वी जी के अलावा कितने प्रत्याशियों ने पर्चे भर दिए हैं? कोई आंकड़ा आप अगर साझा करना चाहें? जी, आप देख लीजिए जाके, जितने भी बिहार के जहां ये नॉमिनेशन फॉर्म हुआ है, वहां पे सबसे ज्यादा अगर किसी की संख्या है तो वो राष्ट्रीय जनता दल के। नहीं, आप प्रवक्ता, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, कोई एक संख्या अगर आप बता सकते हैं। 45 अभी आपने कहा लोगों को दे दिया गया है, तो क्या वो 45 संख्या है? मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, लेकिन बिहार में जितने भी नॉमिनेशन फॉर्म फाइल हुए उसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल का है जी, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल का है। ये मैं आंकड़ा बहुत यकीन के साथ आपके सामने ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। संजय सिंह जी, बहुत लंबे समय से आप भी बिहार की नब्ज को, राजनीतिक नब्ज को बड़ा समझते रहे हैं। मौजूदा वक्त में कहां पे खड़े? क्योंकि आरजेडी अभी आरजू जी कह रहे हैं कि साहब सबसे ज्यादा पर्चे तो हमारी भर दिए गए हैं, भले ही सीट शेयरिंग ना हो पाई हो, कुछ घंटों में भी ऐलान हो सकता है, लेकिन एक दिन बचा है, मतलब 16 तारीख बची, 17 आखिरी तारीख है। तो ऐसे में तो प्रत्याशियों की, कार्यकर्ताओं की धड़कनें तो बढ़ेंगी और पत्रकार भी सवाल पूछेंगे। देखिए, ये हौसला अफजाई आपस में वो रखना कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, तुरंत ही तय हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ही है या सब कुछ तय हो गया है तो अनाउंसमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर अनाउंसमेंट नहीं, राहुल जी एक चीज देखिए कि साथ साथ सबसे बड़ी शंका कब पैदा हुई, जब राहुल गांधी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या तेजस्वी आपके गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, और उसके बाद राहुल जी को कोलंबिया चले गए, फिर अभी लौट करके आए हैं तो पता नहीं क्या होगा। दूसरी चीज ये है कि अभी तक जैसे बाकी किसी समय में पेच फंसता था, या हम लोगों ने देखा जब एनडीए के गठबंधन का जिसमें सीट शेयरिंग का इशू था, तो आप देख रहे थे कि तमाम तरह के नेता, मतलब आपस में बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स थे, बाकी उनके जो घटक दल थे, उनके सीनियर्स लीडर थे, उनके फोटो बार बार आ रहे थे कि वो साथ में बैठे हुए हैं, कोई मंथन चल रहा है, कोई किसी के घर जा रहा है, कोई किसी के घर आ रहा है। इस तरह की चीज अभी हुई नहीं। उसका मूल कारण यह है कि कांग्रेस को पिछली बार आरजेडी ने थाल में परोस करके 70 सीटें दे दी। अब एक बार किसी को आपने उतना दे दिया, भले ही उनकी स्ट्राइक रेट चाहे जो भी हो, उनका जो भी है, उनकी उम्मीदें और आकांक्षाएं काफी आसमान पे होंगी, भले ही उनका ग्राउंड पे प्रेजेंस चाहे जो भी रहा हो। फिर कांग्रेस ने वहां अपनी CWC की मीटिंग करी आजादी के बाद, वो पहली बार वहां जाकर के फिर उनके कार्यकर्ताओं की आकांक्षा बढ़ी। जी, आपके साथ CPI-ML है जिसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, या बाकी वाम दलों के साथ, तो उनकी आकांक्षा काफी ज्यादा होगी। साथ में मुकेश साहनी है, उनकी तो आकांक्षा है, मतलब परवान पे चढ़ी हुई, वो पहले ही अपने आप को डिप्टी चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किए हुए हैं, और सीटों की संख्या न जाने वो कहां पे लेकर के जा रहे हैं। साथ में 2 घटक दल आपने नए ले लिए, मतलब JMM का भी एक, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इतने सारे चीज को लेकर के, और एक चीज जरूर समझिएगा कि लालू यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पैट्रोनेज में हो रहा है, लेकिन लालू जी कितना एक्टिव हैं ये कोई भी देख करके समझ सकता है। वो अथॉरिटी जो थी, पहले लालू जी ने जो कह दिया वो फाइनल है। अभी लालू जी उतना एक्टिव नहीं है, तेजस्वी यादव। तेजस्वी इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे मैनेज करेंगे? और एक दिन क्या संजय जी क्या 2 दिन पहले दिल्ली में जो IRCTC का मामला था, जिसमें आरोप एक तरीके से तय किए गए लालू यादव और उनके परिवार को लेकर,
उस घटनाक्रम के बाद में क्या कांग्रेस आरजेडी के इक्वेशंस में और ज्यादा एक तरीके से तलखी दिखाई पड़ रही है? क्योंकि दिल्ली में भी मुलाकात की बात हो रही थी, लेकिन वो शीर्ष नेतृत्व दोनों पार्टियों की मुलाकात नहीं हुई है, तो वो भी कहीं अपने आप में संशय पैदा करता, क्या वहां से चेंज हुई है दिक्कत? हरिंद्र, अगर मैं ऐड कर सकूं, देखिए आरजेडी के बारे में अभी जो भी आरोप पत्र चार्जशीट कोर्ट ने फ्रेम करने की सहमति करी, उसके पहले भी लालू यादव कॉन्विक्टेड है, मतलब वो कॉन्विक्टेड है, 5 केसों में कॉन्विक्टेड है, ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है। तो जनरली आप एक पैटर्न देखेंगे कि जो कास्ट बेस्ड पार्टीज हैं उनका करप्शन या बाकी क्रिमिनलिटी से उनके सपोर्ट बेस को फर्क नहीं पड़ता। लालू जी जब कॉन्विक्टेड थे तो राहुल जी उनके घर जाकर के राहुल जी प्रियंका जी खाना खा रहे थे, या जब इंडिया अलायंस की बैठकें पटना में हुई थी उस समय सारे लोग जाकर उनका पांव छू रहे थे। उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि आप कितनी मजबूती के स्तर पे खड़े हैं। पब्लिक में जरूर, मतलब बीजेपी इस चार्ज को लेकर के जाएगी। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास में। एसएन सिंह जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। एसएन सिंह जी, स्वागत है। और सवाल यही कि भले ही सीट शेयरिंग एनडीए में हो गई है, अपनी अपनी लिस्टों का ऐलान होना भी शुरू हो गया है, लेकिन कुशवाहा जी की नाराजगी अभी भी लगातार ये संदेश दे रही है कि क्या ऑल इज वेल अभी है एनडीए में या नहीं है? एसएन सिंह जी। नहीं, देखिए बाइट के तौर पे आप कहेंगे, छोटी टिप्पणी के तौर पे तो दोबारा भी मैं कहूंगा ऑल इज वेल। एनडीए में सब कुछ बहुत ही शानदार है, जानदार है। सीटों का बंटवारा हो गया, आज हमारे प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ, कल नीतीश जी जगह जगह प्रचार करने जा रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल, सब कुछ बेहतरीन है। दूसरी तरफ आप देखिए कोई ढूंढे नहीं मिल रहा है, कोई विदेशी कुशवाहा जी पे मेरा सवाल था। एसएन सिंह जी, कुशवाहा जी पे सवाल था उनकी नाराजगी को लेकर। कुशवाहा जी से दिल्ली में सवाल पूछे, आपके रिपोर्टर वहां पे थे, बहुत सारे चैनल के भी रिपोर्टर थे। उन्होंने कहा, उस दिन एक ट्वीट भी किया था कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों ने सीटों का बंटवारा कर लिया, और आज उन्होंने फिर कहा कि ऑल इज वेल, मतलब सब कुछ बेहतर। हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, अच्छी नियति से जा रहे हैं, अच्छे विचार से जा रहे हैं। लेकिन देखिए ना, नॉमिनेशन के फर्स्ट डे था, 2 दिन रह गए और दूसरे दिन तो सीटों का बंटवारा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं हो पा रही है। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ही बीमार हो गई है, भारतीय जनता पार्टी थोड़े न करी। कोई कह रहा है कि बिना पूछे हम 18 सीट डिक्लेयर कर दे रहे हैं, कोई 22 सीट डिक्लेयर कर दे रहा है, कोई सभी सीट डिक्लेयर कर दे रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि जहां स्वार्थ का गठबंधन है, जहां गांठ वाला बंधन है, वहीं सारा कुछ दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों को सर आंखों पर बैठा कर चलती है। आप देखे होंगे 2014, 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद भी हम अपने सहयोगियों को सर आंखों पर लगाते हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, उनको साथ लेकर चलते हैं। इस नाते चुनाव है तो चुनाव पे तो अंतिम दिन तक चर्चा होती रहेगी। सिंह साहब, लेकिन भले ही सीट बंटवारा अभी महागठबंधन में नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब तेजस्वी यादव ने पर्चा अपना दाखिल कर दिया है, तमाम अन्य प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल करना शुरू कर दिया, वो जल्दी ऐलान करने की वो बात भी कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे बिना वार्ता की अगर कोई चीज हम करने लगे, पिता पुत्र से ना पूछे, भाई भाई से ना पूछे, और जो मर्जी है करने लगे, उस परिवार की हालत और जिस परिवार में एक संस्कार है, हालत दोनों की आपको सामने दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ मिलजुल कर सामंजस्य बैठाकर एक साथ मुझे लगता है कि जनता के बीच में आके बताने का कार्य करिए, और उनसे पूछा जा रहा है। तो मुझे लग रहा है अलग अलग चारों लोगों के बयान आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में तो कोई इस तरह का बयान दे नहीं रहा। आपने हमसे बड़ी जिम्मेदारी से पूछा, हमने कहा कि भाई चुनाव का समय चल रहा है तो चुनाव पे चर्चा होगी, लेकिन 2 दिन शेष बचे हुए हैं और जो महागठबंधन सीट का बंटवारा ही नहीं हुआ, जब सारा कुछ आपका इसी पे लग जाएगा तो आप जनता के बीच में क्या जाएंगे। और हम तो जनता के बीच में एक अच्छे विकास की योजनाओं को लेकर जा रहे हैं, हमने जो कार्य किया उसको लेकर जा रहे हैं। आप क्या लेकर जा रहे हैं? ठीक है आरजू जी, सवाल यही है कि भले ही सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले आपके सहयोगी सीपीआई-एमएल ने 18 उम्मीदवारों का एक तरीके से नाम ऐलान कर दिया, तो ये भी तो अभी दबाव की प्रैक्टिस लगातार चली रही है, दबाव खींचतान चली रही है, तो ये भी स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में जनता के बीच भरोसा कैसे बनेगा कि सब कुछ ठीक है आपके इस महागठबंधन में? देखिए, पहले ही मैं बता दे रहा हूं कि ये जनता की लड़ाई महागठबंधन ही लड़ रही है, और इस तरीके से लड़ रही है कि जो एनडीए समर्थित सरकार के जो मिनिस्टर्स है ना, उनको जमीन पे खदेड़ा जा रहा है। चाहे वो मंगल पांडे हो गए, श्रवण कुमार हो गए, बचौल साहब हो गए, जीवेश मिश्रा हो गए। वो तस्वीरें आपने नहीं देखी क्या? वो पूछते हैं, इनसे सवाल का जवाब तलब करना चाहते हैं कि आपने इतने जुमलेबाजी क्यों की,
बिहार प्रदेश को 20 सालों का वक्त दिया, आपने इतने पिछड़ेपन में नंबर 1 क्यों कर दिया, जो कि भारत सरकार के डेटा में है। और ये कहते हैं कि इनके अंदर, तो इनके नेता कहते हैं ऑल इज नॉट वेल, अभी आज सुबह तक कहे हैं, ये हमारा बयान थोड़ी है। और इनके पास तो कल जनता दल यूनाइटेड के अंदर आपातकाल बैठक चल रही थी। आपातकाल बैठक कब होती है साहब, जरा हमको ये भी बता दीजिए। आपातकाल वक्त आपात के वक्त में होती है ना, तो आप लोगों के ऊपर तो आपातकाल है। ठीक है, एहसन सिंह जी वो कह रहे हैं कि आपातकाल है और जनता की लड़ाई वही लोग लड़ रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित किया है आप लोगों ने, आपकी सरकार ने। एहसन सिंह जी जल्दी से। अच्छा ये बताइए, जो के लिए जाता है निश्चित तौर पे उसकी तैयारी निश्चित करता है, योजनाएं बनाता है और जनता के बीच में जाता है, लेकिन कई लोग देश में ही रह रहे हैं, विदेश में भाग जा रहे हैं और राष्ट्र में आके दूसरी बात करने की थे। तो जिम्मेदार चैनलों के माध्यम से कल दिखाया गया कि आते हैं, टिकट कटाते हैं, पैसे करते हैं जी। संजय सिंह जी आपकी आवाज बहुत बेहतरी से आ नहीं रही है। संजय सिंह जी सवाल यही है कि अगर चुनाव से पहले आपस में खींचतान अगर सुर्खियां बनता है तो जनता का विश्वास भी डगमगाएगा, गठबंधन इधर का हो या उधर का हो। संजय सिंह जी जल्दी से। आप सही कह रहे हैं आर्यन जी कि क्योंकि अब चुनाव का वक्त आ चुका है, नॉमिनेशन फाइल हो रहा है, कैंडिडेट्स को बीच में जानना है, परसेप्शन क्या होता है जी। राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है परसेप्शन, और कैंपेन के दौरान वो चीज और मैग्नीफाई होती है, तभी आप इतनी सारे इश्यूज को लेकर के आते हैं। तो ये अगर मैसेज जाता है कि इस समय में ये गठबंधन की हालत ठीक नहीं है, इनके आपस में सिर्फ पटोवल है या किसी के परिवार के अंदर की स्थिति ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से वो एक हेल्दी साइन उस गठबंधन के लिए नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है, अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। अक्का प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ब्रेक के बाद इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि भारत में खेल से जुड़ी हुई है। भारत 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। 26 नवंबर को ग्लासगो में जनरल असेंबली में औपचारिक रूप से इसकी मंजूरी भी मिल जाएगी, लेकिन ये फैसला ले लिया गया है। 2 दशक बाद भारत में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। हम जानते हैं 2010 में भी भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और उसके 20 साल के बाद में एक तरीके से होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद में बधाई दी है और एक प्रकार से खुशी जाहिर की है, क्योंकि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे हिंदुस्तान में। खेल मंत्री ने भी अपनी बधाई जाहिर की है, खुशी जाहिर की है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो अपने आप में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत करेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की है और अगले महीने नवंबर में इसकी घोषणा भी औपचारिक रूप से 26 नवंबर को ग्लासगो में जनरल असेंबली की बैठक के दरमियान हो भी जाएगी। तो ये अपने आप में 20 साल के बाद, 2 दशक के बाद भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा और निश्चित तौर से हम जानते हैं ये अपने आप में दुनिया के तमाम बड़े
उन खेल आयोजनों में से एक है जिनमें दुनिया के तमाम देश जाते हैं और शिरकत करते हैं। हम जानते हैं कि वो तमाम देश जो कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हैं उन सबको कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता है और उन कंट्रीज के एक बड़े आयोजन के तौर पर इस गेम को देखा जाता है। और जब 2010 में भारत में दिल्ली में ये गेम्स हुए थे उस वक्त भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा था, क्योंकि अपनी खुद की पिच पर खेलना ये अपने आप में एक बेहतर स्थिति देता है हमारे खिलाड़ियों को। उसका फायदा 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मिलेगा। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे खेल सहयोगी हमारे साथ में तपस भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। तपस, बहुत बड़ी खबर, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी लगातार भारत अपनी दावेदारी कर रहा था, लेकिन अब फैसला ले लिया गया है। किस नजरिए से देखा जाए भारत के खेल को और खेल प्रशासन की बढ़ती एक तरीके से स्थिति को? तपस, देखिए, मैं कहूंगा कि ये एक जैसे भारत के लिए सिर्फ नहीं पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो 100वीं वर्षगांठ बना रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का। तो एक तो 100 साल, उसके बाद 20 साल बाद वापस ये गेम्स भारत में आ रहे हैं, अहमदाबाद को मिल रहा है। और अहमदाबाद इस वक्त स्पोर्ट्स के नजर से, खेल के नजरिए से बहुत आगे, जो जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं अहमदाबाद में, और अभी बात चल रही है कि इसके बाद कोशिश की जाएगी एशियन गेम्स और ओलंपिक्स को भी यहाँ पे लेके आने की। और देखिए, ये बहुत अहम है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स का, उन्होंने ये कहा है कि 2030 का रिकमेंडेशन दिया है इस वक्त अहमदाबाद के लिए। अहमदाबाद के लिए इसलिए रिकमेंडेशन दिया है क्योंकि इसके साथ जो दूसरी कंट्री थी अफ्रीका की, तो वो उनको 2036 के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले तो ये बात जा रही है कि ये 2026 का किया जाएगा और 26 नवंबर को 2025 26 नवंबर को कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली होगा, जिसमें ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो प्रपोजल है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, उसको रखा जाएगा और उसको वहां पे एक तरह से आप समझ सकते हो ये जो डिसीजन लिया है उसमें फॉर्मल मोहर लगेगी। तो अभी तक सबसे बड़ी खबर ये है हमारे दर्शकों के लिए कि तपस तो लेकिन ये इस खबर के बाद में जो भारतीय खिलाड़ी जो मैदान में दावेदारी करेंगे मेडल्स के लिए, उनको भी बड़ा खुशी हो रही होगी, क्योंकि होम ग्राउंड पे खेलने की बात ही अलग होती है, कंडीशंस भी बड़ा फेवरेबल होती हैं। बिल्कुल, उसमें कोई दो राह ही नहीं है। इनफैक्ट 2010 का मुझे याद है, उससे पहले हम लोगों दूरदर्शन यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करता था, होस्ट ब्रॉडकास्टर था, दूरदर्शन ने किया था, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमने 100 का आंकड़ा पार किया था। इनफैक्ट हम लोग सेकंड आए थे जो पॉइंट्स टैली ने। उसके बाद इनफैक्ट जब हमारा जो प्रदर्शन था लंदन ओलंपिक्स में, वो शानदार था। 5 मेडल हमें मिले थे उस लंदन ओलंपिक्स में। तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, एक तरह से आपको आपके खिलाड़ियों को एक पुश करता है, स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, और एक पूरा का पूरा एक जो इकोसिस्टम है स्पोर्ट्स का, वो तैयार करके देता है। और देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो स्पोर्ट्स में भी उसको विश्व गुरु बनना पड़ेगा। हमने ये एग्जांपल देखा यूएसए का, जब सोवियत यूनियन था, हमने यूएस का देखा, हमने चाइना का देखा। हम जितने भी बड़े कंट्रीज देखते हैं जो आर्थिक तरीके से बहुत सक्षम होते हैं, वो स्पोर्ट्स में भी सक्षम होते हैं। और तपस, एक तरीके से जब हम सक्सेसफुल कॉमनवेल्थ गेम्स को आयोजन कर लेंगे, उसके बाद में ओलंपिक्स के लिए भी भारत की दावेदारी और पुख्ता होगी, क्योंकि एक बड़ा ढांचा भी तैयार हो जाएगा और हमारे खिलाड़ियों के लिहाज से भी और हमारी प्रशासनिक क्षमताओं को भी हम दुनिया को दिखा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तपस, इस बड़ी खबर पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि त्योहारी सीजन के समय रेलवे ने कैसे की है अपनी बड़ी तैयारी। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है।
लाल रंग इसका अपार। तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और बात रेलवे की तैयारियों पर। दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने व्यापक तैयारियां की हैं। नई दिल्ली और आनंद विहार समेत सभी बड़े स्टेशनों पर सुरक्षा, सुविधा और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। किस तरीके की है रेलवे की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तरी रेलवे 19 सितंबर से 30 नवंबर तक कुल 4,718 विशेष ट्रेनें चला रही है। त्योहारों पर 4,718 विशेष ट्रेन फेरे, 2.7 लाख अतिरिक्त सीटें जोड़ी गयी, 1.76 लाख जनरल सीटें उपलब्ध। अधिकतम ट्रेनें दिल्ली और लखनऊ के रूट पर। नई दिल्ली स्टेशन पर 6,000 यात्रियों का होल्डिंग एरिया, RO पानी, शौचालय, पंखे और मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था, 21 टिकट काउंटर, 25 ऑटोमेटिक टिकट मशीनें और मोबाइल टिकटिंग के जरिए 22 सहायक लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर 2100 से अधिक RPF और RPSF कर्मियों की तैनाती की गई है। भीड़ की निगरानी के लिए AI कैमरे और CCTV सिस्टम लगाए गए हैं। साथ ही दिल्ली, नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार और गाजियाबाद में 15 से 28 तारीख तक रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। जो भी हमारे पास पूरे नॉर्दर्न रीजन में लोग काम करते हैं, पूर्वांचल क्षेत्र से, जो उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न से, क्योंकि दिवाली प्लस छठ का कंबाइंड पीरियड एक ऐसा हो जाता है कि लोगों को छुट्टी मिल जाती है। उस पीरियड में लोग अपना प्लान कर लेते हैं साल भर पहले, और उसमें वो लोग जाने की उनकी इच्छा रहती है। तो हम लोग की कोशिश ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा के साथ में उनके घरों तक पहुंचा पाएँ। तो करीब करीब 900 ट्रिप हम लोग एक्स्ट्रा चला रहे हैं ट्रेन की लास्ट ईयर के मुकाबले में इस पीरियड में। उसके अलावा जो हमारी 23 रेगुलर ट्रेनें बढ़ गई हैं लास्ट ईयर से। फेस्टिवल सीजन में यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित और आरामदायक सफर देने के लिए रेलवे ने अपनी तैयारी लगभग 1 महीने पहले से शुरू कर दी थी, जिसका असर अब दिखने भी लगा है। पीक टाइम में जहां लोगों को टिकट मिल रहे हैं, वहीं स्टेशन पर पूरी तरह सुरक्षा के इंतजाम भी नजर आ रहे हैं। निशांत राय की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमेन के साथ बैठक की है। इस दौरान ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस मुसियो मोइंटेरो फिल्हो भी मौजूद रहे थे। भारत और ब्राजील के सैन्य से सैन्य और रक्षा औद्योगिक सहयोग सहित आपसी तमाम हितों के क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। इस बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमेन के नेतृत्व में ब्राजीलियाई प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक संबंधों को रेखांकित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी आपसी सम्मान, साझा मूल्यों और सामरिक हितों की समानता पर आधारित है। India and Brazil enjoy a strategic partnership built upon mutual respect, shared values, and a convergence of strategic interests. Our partnership guided by the principles of equality, mutual trust, and mutual benefit. This reflects to our common commitment to promote peace, security, and sustainable development in our respective regions and beyond. Honorable Prime Minister of India had visited Brazil for G20 Leaders Summit in November 2024 and very recently for BRICS Leaders Summit, followed by a state visit in July 2025. Our leaders have jointly prioritized defense and security cooperation as one of the 5 pillars of cooperation. भारत सरकार की वित्त और कॉरपोरेट मंत्रालय की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के कोप्पल जिले में किसान प्रशिक्षण सह सामान्य सुविधा केंद्र का आज उद्घाटन किया। निर्मला सीतारमण ने कोप्पल की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कोप्पल जिले को प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में चुना गया है। उन्होंने कहा कि उत्तरी कर्नाटक का कोप्पल जिला समृद्ध कृषि विविधता से संपन्न है और राज्य के धान उत्पादन में लगभग 10% का योगदान देता है। कोप्पल के किसान पीढ़ियों से इस कृषि विरासत को संजोए हुए हैं और ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। 100 यूनिट्स अगर कर्नाटका में से पैदावार होता है तो 10% कोप्पल से होता है।
और सरकार के कर्तव्य बनता है आपको सही दाम मिले और उससे ज्यादा आपके नया पीढ़ी को किसानों के काम करते हुए उसमें वैल्यू एडिशन करके कुछ प्रोडक्शन के द्वारा मार्केट में आज के दुनिया के मार्केट में जो चाहिए वो बनाना भी चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रसायन एवं पेट्रो रसायन सम्मेलन में आज हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी देश को विकसित या उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए नवाचार और विज्ञान पर गंभीर पूंजी और ऊर्जा केंद्रित करना होगा। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि अगर हमें उन्नत राष्ट्र बनना है, हमें महानता हासिल करनी है और 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो विज्ञान और नवाचार हमारे कामकाज की रीढ़ होने चाहिए। You will hardly find any economy which would have achieved greatness or achieved the position of becoming a developed or advanced nation until they focus serious capital and energies on innovation and science, on R&D. It has its ups and downs. There will be phases when the world will be super active. There may be phases where some major economies may not be. But that doesn't change the dynamics or the need of this fight against climate change. If we have to become an advanced nation, if we have to achieve greatness, if we have to make India Viksit Bharat by 2047, science, R&D, innovation, these will have to be the backbone of our working. और खबर जीएसटी से जुड़ी हुई। मोदी सरकार ने जीएसटी की दरें घटाने का जो फैसला लिया था, उसका असर अब पूरे देश में इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। जहां एक और लोगों ने खरीदारी में इजाफा किया है, तो ग्राहकों की बचत भी जमकर हो रही है इस खरीदारी से। त्योहारी सीजन में बाजारों में जबरदस्त रौनक दिख रही है, तो शहरों से लेकर गांव तक हर जगह ग्राहकों की एक बढ़ी हुई भीड़ भी नजर आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सुधारों पर देश भर में खुशी का माहौल है। देश भर में जीएसटी में कटौती और सुधार का सीधा फायदा आम लोगों और कारोबारियों को हो रहा है। सामान की कीमतें स्थिर हुई हैं, टैक्स प्रणाली हुई पारदर्शी और व्यापार करना आसान हो गया है। केंद्र सरकार ने जीवन रक्षक दवाओं और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाली जीएसटी दर को खत्म कर दिया है। इस कदम से उन मरीजों को राहत मिलती है जो इलाज के लिए भारी वित्तीय बोझ का सामना कर रहे हैं। Reduction in the drug GST will reduce ultimately the cost of drugs, which can be utilized by many more cancer patients. The reduction in the hospital equipment and other medical equipments is going to reduce the cost of investigations. इस कड़ी में हैदराबाद के लोगों ने कहा कि बीमा पर जीएसटी को हटाना एक सकारात्मक कदम रहा। हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम जो कि 18% जीएसटी था, वो पूरा नलीफाई कर दिया गया है, नील कर दिया गया है। इससे भारत के हर नागरिक को हेल्थ और मेडिकल सेक्टर में बहुत ही फायदा होगा। Basic items like milk, groceries, has removed the VAT on those the day-to-day products to the larger extent, which is a very positive and good move on the part of central government. जीएसटी कटौती से रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। इस फैसले से जहां डेवलपर्स को लागत में राहत मिली है, वहीं घर खरीदारों को भी सीधा लाभ पहुंच रहा है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो जीएसटी में घटौती कर सरकार ने तब्दीली लाई है, वो बायर्स, बैंक्स और बिल्डर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव चीज है। I don't think that there is any doubt that GST rationalization is a very welcome move for both real estate as well as hospitality sector. It's a very strong signal, not only in terms of viability as well as liquidity availability in the market, but as well as the fact that there's a policy shift. जीएसटी 2.0 सुधारों ने एमएसएमई क्षेत्र में नई ऊर्जा भरी है। एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े हुए उद्योगों के कच्चे माल के दाम कम होने से व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी काफी लाभ हो रहा है। The recent changes and reforms in the GST factor has given a very positive impact on the MSME sector, especially for people who are procuring a lot of raw materials. जीएसटी परिषद ने होटल आवास पर टैक्स दरों को आसान बनाया है, जिससे अब यात्रा करना और होटल में ठहरना सस्ता हो गया है।
We appreciate the GST Council's progressive step in rationalizing tax rates for hotel accommodation. This is a timely and welcome reform that will not only make quality stays more accessible to the largest segment of Indian travelers, which is the growing middle class travelers, but also strengthen the country's position as a high potential tourism hub. जीएसटी सुधार अब सिर्फ कर प्रणाली का सुधार नहीं रह गया है, यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और आम जनता की जीवन शैली में सुधार लाने वाला एक अहम कदम बन चुका है। सरकार की ये पहल साबित करती है कि सिस्टम सुधार सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं रह सकते, बल्कि उनका असर हर नागरिक की जेब और व्यापारियों के व्यवसाय पर भी पड़ता है। जीएसटी सुधार ने देश को आर्थिक रूप से सक्षम, पारदर्शी और भविष्य के लिए मजबूत आधार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की असॉल्ट राइफल के लिए एडवांस नाइट साइट और संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए लगभग 659 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस नाइट साइट से भारतीय सैनिक SIG 716 असॉल्ट राइफल की लंबी और प्रभावी दूरी का पूरा फायदा उठा सकेंगे, क्योंकि ये साइट्स 500 मीटर तक की प्रभावी दूरी पर लक्ष्य को निशाना बनाने में सक्षम है। इन रक्षा उपकरणों के निर्माण में 50% से अधिक स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया गया है, जो रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में 100% की वृद्धि को मंजूरी दी है। निर्धनता अनुदान को प्रति लाभार्थी 4,000 रुपए से दोगुना करके 8,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। ये सहायता 65 वर्ष से अधिक आयु के गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को आजीवन दी जाएगी। NSA अजीत डोभाल ने 15 अक्टूबर 2025 को बिश्केक में किर्गिज गणराज्य की सुरक्षा परिषद के सचिव लेफ्टिनेंट जनरल बख्तिबेक बोलोटोव से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की और आतंकवाद, कट्टरपंथ, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए मौजूदा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम में CSIR NIIST के स्वर्ण जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने संस्थान द्वारा अनुसंधान और नवाचार में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में धन बल का इस्तेमाल रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने राज्य पुलिस विभाग, राज्य आबकारी विभाग, आयकर विभाग, राजस्व खुफिया निदेशालय, सीमा शुल्क और प्रवर्तन निदेशालय सहित सभी एजेंसियों को इस बारे में निर्देश दिए हैं। अभी तक राज्य में कुल 33.97 करोड़ रुपए मूल्य की शराब, मादक पदार्थ, नकदी और मुफ्त बांटे जाने वाले सामान जब्त किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की करोड़ों माताओं और बहनों को दीपावली गिफ्ट देंगे। लोक भवन में उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क सिलेंडर दिए जाएंगे। यूपी की 1.86 करोड़ माताओं बहनों को 2 मुफ्त LPG रिफिल सिलेंडर मिलेंगे। इससे त्योहार पर महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। असम में जुबीन गर्ग मौत मामले में मुख्य आरोपी श्याम कानू महंत और सिद्धार्थ शर्मा को बक्सा जिला जेल ले जाते समय अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अदालत ने 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बक्सा जिला जेल भेज दिया है। आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच नई जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। IPS वाई पूरन कुमार का चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित स्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि IPS पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपने आवास पर खुदकुशी कर ली थी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ASI संदीप के परिवार से मुलाकात की और परिजनों को सांत्वना दिया। ASI संदीप ने मंगलवार को लाढ़ौत धामड़ रोड स्थित अपने मामा के खेत में बने कमरे में खुदकुशी कर ली थी। नई दिल्ली के प्रसार भारती कार्यालय में प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म डिजी हार्ट के बीच एक करारनामे पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें डिजी हार्ट ने वेब्स प्लेटफॉर्म के दर्शकों के लिए एक खास छूट की व्यवस्था शुरू की है।
न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले। लाए है फ्रेश लॉक